मित्रों, आज हम बात करेंगे ढेकहा राजपूत वंश के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि हमारे सब्सक्राइबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से विक्रम सिंह और बिहार के विक्रमगंज से अभिषेक कुमार के आग्रह पर आपके समक्ष पेश किया है। मित्रों, इतिहास वही जीवित रहता है जिसे सहेजा जाए। अपने पूर्वजों के शौर्य और राजपूत वंश की गौरव गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा संकल्प है। इस डिजिटल यात्रा में आप सभी का स्नेह और सहयोग प्रार्थनीय है। पहले हम जानते हैं इनके कुल और गोत्र के बारे में। चूंकि ढेकहा वंश परमार वंश की उपशाखा है, इसलिए ढेकहा अग्निवंशी राजपूत हैं। अग्निवंशी होने के कारण ये बात बात पर गर्म होते हैं। ये इतने गर्म स्वभाव के होते हैं कि गुस्सा आ जाने पर सामने वाला इनका आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनका गोत्र कश्यप, कुल देवी माता आशावारी तथा इनके कुल देवता महाकाल अर्थात महादेव हैं। इनका वेद सामवेद है। इनकी प्रमुख गद्दी धार नगरी है तथा ये तलवारों की पूजा करते हैं। चूंकि ढेकहा वंश परमार वंश की उपशाखा है, इसलिए अगर हमें ढेकहा वंश को समझना है तो पहले हमें परमार वंश को समझना होगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अग्नि से परमार और परमार से ढेकहा वंश तक के सफर पर। थोड़ी देर ही सही पर दुरुस्त पहुंचेंगे। इतना तो अपने पूर्वजों की कृति को जानने के लिए बनता है। अग्निकुंड मत मुहुरोत नैरसी या चंद्र बरदाई की किताब पृथ्वीराज रासव के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ कर 4 योद्धा उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के परमार चामुंडा द्वारा महादेव मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी को छल से हर ले गए थे। तब वशिष्ठ मुनि ने अग्नि में आहुति दी, जिससे एक वीर योद्धा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम धूमराज था। धूम का संबंध धुआं से है, यानी धुएं से निकलने वाला राजा। धूमराज की वीरता और पराक्रम के कारण इन्हें परमार के नाम से भी जाना जाता था। परमार का अर्थ है पर यानी पराया और मार यानी मारने वाला, यानी पराये या कहे शत्रु को मारने वाला। परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे। सन 808 ईस्वी के लगभग राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय को हराकर मालवा पर विजय प्राप्त की और उसे अपने सामंत उपेंद्र उर्फ कृष्णराज परमार को दे दिया। उपेंद्र के 2 पुत्र हुए, वेरी सिंह और हंबर सिंह। वेरी सिंह मालवा में ही रहे, लेकिन उनके छोटे भाई हंबर सिंह ने वांगड़ को जीतकर मालवा राज्य के अधीनस्थ अलग राज्य स्थापित किया। मालवा के परमार मुंज ने अपने राज्य का विस्तार झालावाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य, नाडोल व किराडू तक किया। मुंज ने आबू जीतकर अपने पुत्रों अरण्यराज व चंदन को क्रमशः आबू व जबालीपुर का शासन सौंप दिया। उसने अपने भतीजे दुसाल को भी भिन्नमाल का शासन सौंप दिया था। इस प्रकार आबू और उसके आसपास के सिरोही, पावनपुर, मारवाड़ और दांता राज्यों के कई भागों पर इनका अधिकार था। इनकी राजधानी चंद्रावती थी, जो आबू रेलवे स्टेशन से लगभग 4 मील दक्षिण में है। कहते हैं कि आबू पर्वत का अचलगढ़ का किला
और चंद्रावती नगरी इन्हीं लोगों की बसाई हुई है। इनके मूल पुरुष धूमराज के वंश में आबू के प्रथम राजा सिंधुराज सन 1000 के लगभग हुए। सिंधुराज से पांचवें वंशधर धरणी बराह हुए। धरणी बराह ने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया, इसलिए इस राज्य को 9 कोटि मारवाड़ नाम दिया गया। इनके बाद इनके कुल में धंधुक राजा हुए, जिन्होंने देलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आदिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जेम्स टोल्ड के अनुसार यह मंदिर ताजमहल के बाद दूसरी सबसे खूबसूरत इमारत है। इस वंश में धारावर्ष शक्तिशाली राजा हुए। इन्होंने अपने पराक्रम से 3 तुर्क शासकों मुहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को बुरी तरह से हराया। इसलिए अचलगढ़ के किले में एक मूर्ति में धारावर्ष को एक तीर से 3 भैंसों को छेदते हुए दिखाया गया है। ये 3 भैंसे मुहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश हैं। आबू पर इन परमारों का राज सन 1368 के आसपास तक रहा। इनकी एक शाखा ने मौर्यों से मालवा प्रांत छीनकर उज्जैन नगरी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के 8वें राजा सिंधुराज तक परमारों की राजधानी उज्जैन में ही रही। इनके बाद इस वंश में राजा भोज राजा हुए। राजा भोज ने लगभग 1010 से 1055 ईस्वी तक राज किया। राजा भोज ने भोजपाल नामक शहर बसाया, जिसे आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं। राजा भोज संस्कृत के विद्वान और कवि थे। भोज ने सरस्वती कंठभरण, चंपू रामायण, युक्ति कल्पतरु इत्यादि 84 ग्रंथों की रचना की। राजा भोज ने धार को अपनी नई राजधानी बनाई तथा विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, धार की भोजशाला और भोपाल के विशाल तालाब का निर्माण किया। राजा भोज के शासनकाल के दौरान धार पूरे भारतवर्ष में संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात था। इनके बारे में एक पंक्ति बोली जाती है, जहां पवार तह धार, धार जहां पवार, धार बिना पवार नहीं, नहीं पवार बिना धार। सन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने धार पर आक्रमण किया। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुए, परंतु इस युद्ध में राजा भोज के वंशज राजा देवराज की हार हुई और खिलजी विजयी हुआ। खिलजी से हार के बाद 2 भाई अपनी शक्ति बल के साथ धार से चल पड़े। एक भाई का नाम देवराज था, जबकि दूसरे भाई का नाम कृष्णराज था। देवराज ने कीकट क्षेत्र में अपना आशियाना बनाया, जो बाद में उज्जैन वंश के नाम से विख्यात हुए। मित्रों, आपको बता दूं कि आज के शाहाबाद प्रक्षेत्र को उस वक्त कीकट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। चूंकि हमें चलना है ढेकहा वंश की ओर, इसलिए देवराज को छोड़ हम चलते हैं कृष्णराज की ओर। दूसरे भाई कृष्णराज अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उस क्षेत्र में चले गए जिस क्षेत्र के ज्यादा भाग में पानी और जंगल था, यानी ढाका चले गए, जो आज बांग्लादेश की राजधानी के नाम से विख्यात है। ढाका की उत्पत्ति 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। यहाँ ढाक के पेड़ बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे, जिसके कारण इस शहर का नाम ढाका रखा गया था। इस शहर पर गुप्त साम्राज्य, गौड़ साम्राज्य, पाल साम्राज्य और चंद्रवंश का शासन रहा।
10वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र पर विक्रमपुर के हिंदू देव वंश का शासन रहा, जिसे 13वीं शताब्दी में कृष्णराज ने अपने अधिकार में ले लिया, जो लगभग 16वीं शताब्दी तक इनके अधीन रहा। लेकिन सन 1608 ईस्वी के आसपास यहाँ मुगल भारी पड़े और यह क्षेत्र मुगलों के अधीन हो गया, यानी दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया, जिसे मुगलों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। तत्पश्चात ढाका से दो भाई लक्षेत सिंह और पक्षेत सिंह अपने दल बल के साथ गंगा के तटीय इलाके से होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्र में आए तथा इन्होंने देवराज के वंशजों के आसपास के क्षेत्रों में बसना उचित समझा, क्योंकि उस समय उज्जैन वंश यहाँ शक्ति का केंद्र बन चुका था। इसलिए यहाँ इन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। आखिर दोनों वंश के लोग भाई ही तो थे। इसलिए एक भाई आज के शाहाबाद प्रक्षेत्र में तो दूसरे भाई उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बस गए। यहाँ कुछ लोग लक्षेत सिंह और पक्षेत सिंह को लक्षेश राय और पक्षेश राय के नाम से भी संबोधित करते हैं, लेकिन मेरी समझ से इन्हें राय कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि राय टाइटल अंग्रेजों के समय में आया है। अब चूंकि लक्षेत सिंह और पक्षेत सिंह दोनों ब्रिटिश काल से पहले आए थे, इसलिए रॉय का कोई प्रश्न नहीं दिखता है। अब चूंकि लक्षेत सिंह और पक्षेत सिंह दोनों भाई ढाका से आए थे, इसलिए लोग इन्हें ढकहा के नाम से संबोधित करते थे, जो कि बदलते वक्त के साथ ढकहा शब्द ढेकहा हो गया। उज्जैन से आने के कारण देवराज के वंशज उज्जैन राजपूत कहलाए, तो वहीं ढाका से आने के कारण कृष्णराज के वंशज ढेकहा राजपूत कहलाए। 1857 की क्रांति के समय बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने भाइयों से मिलने विक्रमगंज के क्षेत्र में गए, जहां महिलाओं ने तो खूब आव भगत की, परंतु पुरुष अपने काम में व्यस्त होने के कारण ज्यादा समय नहीं दे सके, जिसके कारण इन्हें कोप भाजन बनना पड़ा, जिसका बुरा प्रभाव इनके सामाजिक जीवन पर पड़ा। अब जानते हैं ढेकहा राजपूत मुख्य रूप से कहां कहां निवास करते हैं। बिहार के शाहाबाद प्रक्षेत्र में, यहाँ विक्रमगंज के आसपास के क्षेत्रों में तथा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और केसरिया ब्लॉक में इनकी काफी आबादी है। उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर जिले यानी गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में इनका मुख्य रूप से निवास है, जो कि आज रोजगार की तलाश में पूरे देश में फैले हुए हैं, जो अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूं। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है, तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।